कौन बनाएगा ये चेकलिस्ट, जरा बनवाएगा। क्या सीख लिया हमने? सिर्फ एसईओ के हवाले से, कोडिंग के हवाले से, टॉपिक वाइज वन वन टॉपिक बताना है, नंबर वन। और सीक्वेंस में सबसे पहले हमने क्या सीखा कि HTML फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसे ही है ना? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप घर में जाकर आपको एक सीक्वेंस मिलेगा, प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए कि हमने ये चीजें सीखी हैं, हमें ये काम करना भी आता है कि नहीं आता। फिर क्या सीखा हमने? हाउ टू सेव HTML फाइल। फिर क्या सीखा हमने फाइल बनाई, और सबसे पहले हमने कहा भी फाइल का जो HTML फाइल है उसका टाइटल, ठीक है, यूजिंग टाइटल टैग एंड फेविकॉन टैग। और फेविकॉन के लिए टैग कौन सा था, कौन बताएगा मुझे? शाबाश, लिंक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और क्या सीखा हमने? कुछ गर्ल्स, एक रुक जाओ, और क्या सीखा? सीक्वेंस में आना है, मैं क्या सीक्वेंस में आए? नहीं, इमेज ऑप्टिमाइजेशन से पहले कुछ सीखा है। हेडिंग स्टाइल्स, यूज ऑफ हेडिंग स्टाइल्स, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। एंड नंबर 5, ये जो हमारा फाइनल टॉपिक था, ये सब चीजें देखें। एक्चुअली मैंने कहा था आपसे कि कोडिंग करना हमारा टारगेट नहीं है। ये जितनी चीजें मैंने, ये जो 5 चीजें लिखी हैं, ये पांचों चीजें रिक्वायर्ड हैं एसईओ के लिए, कि जब तक आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आप एसईओ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए अभी हम सिर्फ प्री रेक्विजिट्स पे ही लगे हुए हैं एसईओ की, कि एसईओ करने के लिए हमें क्या आना चाहिए, एसईओ करने के लिए हमारी कौन सी स्किल है जो बेहतर होनी चाहिए, कि हम उस स्किल को ही इनहेंस करने लगे हुए हैं। सिर्फ ये स्किल होगी तो हम एसईओ कर पाएंगे वेबसाइट की। वेबसाइट को जाकर रैंक करवाने के लिए हमें वेबसाइट पे काम करना है। हमने वेबसाइट नहीं बनानी, हम डेवलपर नहीं है, हमने वेबसाइट डिजाइन भी नहीं करनी है। हमने एक बनी हुई वेबसाइट में सिर्फ चेंजेस करनी है, जिसमें हमें ये जितनी चीजें अभी पढ़ ली और चंद चीजें मैंने और पढ़ानी है, इनमें हमारी एक्सपर्टीज होनी चाहिए बस, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। अब जरा एक काम करते हैं, और इधर मैं एक वेबसाइट खोलता हूं, और जो चीजें हमने सीखी है ना, जरा उन्हें एक वेबसाइट में जाकर आइडेंटिफाई भी करते हैं। ये मैं कोई सी भी वेबसाइट एक खोल रहा हूं। जी, इसकी कोडिंग में कैसे जाए सबसे पहले बताएं मुझे। कंट्रोल यू। अच्छा, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि भाई अगर मैं ये कंट्रोल यू तो मैंने कर लिया, मैंने कहा कंट्रोल यू मैंने कर लिया, कोडिंग में भी हम आ गए, दो इंटरफेस हो गए ना, एक उसका फ्रंट एंड हो गया, एक उसका बैक एंड हो गया। तो फ्रंट एंड कौन से वाला है? ये वाला है? ये फ्रंट एंड तो नहीं है। फ्रंट एंड कौन से वाला है? जो वेबसाइट है हमारी वो फ्रंट एंड है, और ये जो कोडिंग हुई हुई है ये क्या है? बैक एंड है। अब मैं ये चाह रहा था कि भाई जरा मैं आइडेंटिफाई तो करूं, अभी मैंने जो चेकलिस्ट में लिखे हैं कि भाई ये चीजें हमने कर ली हैं, ये कहाँ पर हैं और ये कैसे हैं, और एक एसईओ वाले बंदे ने इनमें क्या करना होता है, उसको हम देखने जा रहे हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हमें कहाँ आना चाहिए? कोडिंग में। कोडिंग में आ जाते हैं कंट्रोल यू करके आगे। अच्छा, कोई बंदा मुझे बताया कि इस वक्त जिस इन्वायरमेंट में हूं, फाइल सेव करने का क्या तरीका है? मैं इस वक्त जिस इन्वायरमेंट में, कैसे सेव होगी फाइल? पुराने स्टूडेंट्स बताएंगे मुझे। गुड, यहाँ सेव नहीं होगी। ठीक है, इसका जवाब है कि यहाँ पे फाइल सेव नहीं होगी, सिर्फ यहाँ पर कोड देख सकते हैं हम। मैं कह यहाँ पर आप सिर्फ कोड देख सकते हैं, सेव नहीं कर सकते। सेव करने के लिए आपको किसी एडिटर की जरूरत है, जो कि हम यूज कर रहे थे नोटपैड प्लस प्लस। यहाँ पर फाइल सेव नहीं होगी, ये ज़हन में रखना है कि यहाँ पर हमने फाइल सेव
नहीं कर सकते, फाइल कहाँ पे सेव होगी? नोटपैड के अंदर फाइल सेव होनी है। यहां से हम सिर्फ कोड देख सकते हैं। अच्छा, अब हम एक करते इस तरह करते हैं कि 1 बाय 1 जरा कोड को आपकी क्लास है, इधर आ जाओ, इतनी दूर से तो आपको नहीं नजर आएगा जी। एक एक करके जरा चीजों को देखें आप। चेकलिस्ट के मुताबिक सबसे पहले हमने जो चीज समझी है वो क्या है? स्ट्रक्चर, वो तो इट्स ओके, वो तो फाइल बनाना और सेव करना है। दूसरे नंबर पर क्या चीज है? सेव करना। ये दोनों काम तो अभी नहीं कर रहे हम ना, हम तो सिर्फ अपने उन टैग्स को आइडेंटिफाई करने लगे हैं जो हम एसईओ के लिए सीखे हैं हमने। अगर मैं ये कहूं कि एसईओ के लिए हमने कौन से टैग सीखे हैं अभी तक? टाइटल, लिंक, हेडिंग स्टाइल और इमेज का, ऐसे ही है। तो जरा फाइंड करें जाके, पहले आप लोगों ने करना है, मैंने नहीं करना। गुड, कंट्रोल एफ करें, फिर क्या लिखूं? यार तुम इतना ना बोलो, है जरा बोल रहे हो, किसी और को बोलने दो ना। ऐसे लग रहा है जैसे मैं और तुम क्लास में और कोई नहीं है, लोगों को और दूसरे लोगों को भी साथ होना चाहिए ना भी है। हाँ जी, क्या करूं मैं? कंट्रोल एफ, यहां पर क्या लिखूं? कैसे? टाइटल लिख कर टैग लगा दें जी, पूरे का पूरा ही। वो देखें सीधा उस पर आगे। ये हमें, इसलिए हम इसको समझ रहे हैं कि हमें इस जगह पर, हर वेबसाइट की इस जगह पे आना है, और हमने ये देख रहे हैं कि क्या भाई उसने प्रॉपर टाइटल इस्तेमाल किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। अगर नहीं किया हुआ तो इसे हम चेंज करेंगे। चेंज हम कैसे करेंगे? किसी एडिटर की मदद से। चेक मैं इधर से कर रहा हूँ, चेक मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अक्सर क्या लिखा होता है, कई लोगों ने तो अपना टाइटल भी क्या लिखा होता है? होम, ऐसे ही होता है ना, और आगे कंपनी का नाम। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो कोई सही टाइटल नहीं है। मतलब ये रैंक कैसे करेगा? होम से तो रैंक नहीं करना ना है, रैंक कैसे करना है उसने? कीवर्ड से। तो यहाँ पर क्या होने चाहिए? कीवर्ड्स। इनको अभी तक हमने नहीं डिस्कस किया, आगे जाके करना है। अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि भाई इसे कैसे आइडेंटिफाई करना था। मिल गया हमें टाइटल, तो हमें सिर्फ इसके टैग को समझना था कि ये टैग लगता कैसे है, कैसे लगा हुआ है। पहली बात, किस पोर्शन में होता है? हेड में होता है। किस पोर्शन में होता है? हेड में होता है। लगता कैसे है? टाइटल। उसके बाद आपका कीवर्ड होता है। अभी तक हमने कीवर्ड नहीं पढ़ा। हाँ, मैं वर्ड कीवर्ड इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि हमने इसको कीवर्ड के तौर पर डील करना है। लेकिन जब ये हम ये वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, अगला टॉपिक हमारा कीवर्ड्स का होगा। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये अलग से हमने पढ़ना है। यहां से टाइटल शुरू हुआ, यहां पे टाइटल एंड हो गया। एक जगह से टाइटल शुरू हो रहा है, बस हमें ये देखा है कि भाई टाइटल लगता कैसे है, और जो लगा हुआ टाइटल है वो मॉडिफाई कैसे होता है। बस यही चीज़ देखिए ना हमने। किसी भी वेबसाइट के कंटेंट को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या जरूरत है? यूआरएल से तो नहीं हम मॉडिफाई कर सकते, उसका एक्सेस होना जरूरी है। भाई कोई बंदा मुझे अपनी वेबसाइट का लिंक देगा तभी मैं इन चीज़ों में चेंजेस कर पाऊंगा ना। तो जब आपने किसी की वेबसाइट की एसईओ करनी है, तो उसने आपको अपनी वेबसाइट पे ऑथराइजेशन भी देनी है कि भाई आप मेरी वेबसाइट को खोल सकते हो। यूजर नेम और पासवर्ड है ये वाला, इस यूजर नेम और पासवर्ड से आप मेरी वेबसाइट पर आए, मैं उधर जाकर हो सकता है ऑनलाइन काम करूं, हो सकता है डाउनलोड करके ऑफलाइन काम करूं। सो एक चीज हो गई हमारी, समझ में आ गई एक काम। दूसरी चेकलिस्ट में क्या चीज है? जल्दी जल्दी करना ताकि आगे चलें। हाँ जी, दूसरा था फेविकॉन। फेविकॉन था ना दूसरा। फेविकॉन के लिए मैं कौन से टैग को फाइंड करूं? लिंक के टैग को फाइंड करें। कैसे करें? वापस आ जाए उधर ही, इसको बेशक बंद कर दें और करें कंट्रोल एफ। अब क्या लिखें यहां पर? साथ में ये टैग का स्टार्ट भी लगाता हूं कि भाई आसानी से उसे मिल जाए। हाँ, मिल गया। ये तो नहीं है यार, कि यही है, ये वाला नहीं है ना, ये अभी पढ़ा भी नहीं हमने, ये अभी पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह करते हैं। ये एरो आ रहा है, ये किस लिए होता है भला? नेक्स्ट पे जाने के लिए। आपने मुझे बताना है जब वो नजर आएगा आपको। तो ये वाला है लिंक। अब हमने ये वाला टैग आइडेंटिफाई करना है, और अगर ये वाला टैग किसी वेबसाइट पर नहीं है तो फिर क्या करना है? हमें इस टैग को ऐड करना है। जी, न्यू क्लास है आपकी, अगर मैंने कहा ये वाला टैग लगा ही नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है? अगर ये टैग नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है किसी ने फेविकॉन ही नहीं बनाया हुआ।
इसका मतलब है किसी ने फेविकॉन ऐड ही नहीं किया हुआ, और फेविकॉन जो है वो एसईओ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो किसी ने अगर फेविकॉन नहीं लगाया हुआ तो लगाना पड़ेगा ना फिर हमें एज एसईओ एक्सपर्ट। तो हम ये एग्जैक्ट यही वाला कोड, कौन सा कोड, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकॉन href, मतलब फाइल कौन सी पड़ी हुई है, और आपकी कंपनी का जो लोगो होगा उसको मैं यहां पे ऐड करूंगा। हमारी कंपनी का जो लोगो होगा उसको मैं यहां पर ऐड करूंगा। ये सीखा था हमने, यानी कि अब हमने कहा भाई दो चीजें समझ में आ गई, और दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एसईओ के। ये मैं पॉइंट इसलिए डिस्कस कर रहा हूं आपसे कि आपको पता लगे कि हमें ये कोडिंग को कर क्यों रहे हैं। हम वेबसाइट बनाने के लिए नहीं कर रहे, हम एसईओ करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहां आकर वेबसाइट की एसईओ चेक करनी है। तीसरे नंबर पर कौन सी चीज है, चौथे नंबर पर यूज ऑफ हेडिंग स्टाइल्स। फिर हमने कहा कि भाई एक पूरी वेबसाइट है जो उसमें हेडिंग स्टाइल्स का इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि क्या हेडिंग्स लगी हुई हैं, और आपकी वेबसाइट में कम से कम एक H1 होना चाहिए। H1 कम से कम मिनिमम 1 H1 होना लाजमी है। ये H1 क्या है भाई, ये हेडिंग स्टाइल्स है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं ना आप लोग, उसमें भी हेडिंग स्टाइल्स होते हैं ना। हेडिंग स्टाइल 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं उसमें। जैसे हम फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं, फॉन्ट्स भी होते हैं, साथ में हेडिंग स्टाइल्स भी होते हैं। सो वही वाले 6 हेडिंग स्टाइल्स हमारे पास कोडिंग में भी हैं, वही वाले 6 हेडिंग स्टाइल्स हमारे पास कोडिंग में भी मौजूद हैं। और गूगल हमें क्या कहता है कि भाई आपकी वेबसाइट में कम से कम टोटल 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं, लेकिन वो ये कहता है कि कम से कम आपकी वेबसाइट पे एक हेडिंग स्टाइल H1 जरूर होना चाहिए। वैसे 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है, लेकिन एक H1 का होना जरूरी है। जरा इसको भी फाइंड करें। इसमें यहां आके मिल गया H1। H2 भी है, देखें, है ना। इसका मतलब अब अगर ये चीजें हमें नहीं मिलेंगी, आपकी कौन सी क्लास है, आ जाए बैठे, चेयर नहीं है तो सामने रूम से लें। अगला क्राइटेरिया क्या है कि हेडिंग स्टाइल्स आपकी वेबसाइट पे होने चाहिए, ठीक है। जी बिल्कुल, H1 मेन हेडिंग और H2 सब हेडिंग, H3 सब हेडिंग, H4 सब हेडिंग। ये आपको क्यों इतना मजा आ रहा है, एंजॉय क्यों कर रही हैं आप इतना? आप काफी एंजॉय कर रही हैं, मैं देख रहा हूँ, और इर्द गिर्द वालों को भी थोड़ा थोड़ा करा रही हैं आप। क्या है मतलब कोई खास, मैं भी एंजॉय कर लूँ, मैं क्यों इतना सीरियस हुआ हूँ? कौन सा पॉइंट है ऐसा एंजॉय करने वाला? मैंने कहा मैं भी कर लेता हूँ। कोई पॉइंट है? नहीं है। उसके बाद जो आखिरी हमारा लेसन था वो क्या था भाई, एक वेबसाइट जो है वो इमेजेस से भरपूर है। ये देखें, तस्वीरें ही तस्वीरें हैं ना वेबसाइट में, कितनी सारी पिक्स हैं। तो अगर हमें ये पिक्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी तो हम इसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर पाएंगे? सो हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग लेना ज़रूरी है कि भाई ये इमेजेस कैसे लगेंगे, इनको कैसे हमें रैंक करना है। यही था हमारा पूरा पीछे वाला लेसन कि हमने इसको कैसे रैंक करना है। अब अगर मैंने इस पूरी वेबसाइट में एक एक करके इमेजेस को आइडेंटिफाई करना होगा तो क्या करेंगे हम? इसके लिए कौन सा टैग आइडेंटिफाई करना है हमने? IMG, बिल्कुल ठीक है। देखिए वो क्या कह रहा है, 17 IMG है इसमें, और IMG का टैग भी देख लें कैसे आ रहा है हमारे पास IMG। अच्छा, अब इसमें से भी कुछ चीजें समझ लें पहले। इस टैग में से ऐसा कौन सा कंटेंट है जो हमसे रिलेट कर रहा है, और ऐसा कौन सा कंटेंट है जो एसईओ ऑपरेटर से रिलेट नहीं करता। IMG के बाद आ रहा है ID क्या है जी? कैस्केड स्टाइल शीट है एक, इसका एक ID है, एक फॉर्मेटिंग है, ये क्लास जो है ये स्टाइल शीट है। ये हमसे रिलेट नहीं करता, ये एसईओ में इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। मतलब एसईओ के पॉइंट से हमने इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी। हमने क्या करना है,
इस टैग को अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, इसका जो दूसरा एट्रीब्यूट है वो कौन सा आ रहा है, एसआरसी। हमने इसको देखना है कि भाई ये जो इमेज का नाम है क्या ये कीवर्ड फ्रेंडली है कि नहीं है। नहीं है तो इसको कीवर्ड फ्रेंडली हम करेंगे। मतलब इमेज का नाम कीवर्ड फ्रेंडली होना चाहिए, यानी आपका जो कीवर्ड है जिसको आप रैंक करवा रहे हो, आप अपनी फाइल का नाम भी वही रख दो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, ये मेरा कीवर्ड है, तो इसके लिए मैंने जो इमेज डिज़ाइन किया हुआ है उसका मैं नाम क्या रख दूंगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन। उसके बाद अगला फैक्टर क्या है, इमेज को हमें कॉम्प्रेस करना है, यही पढ़ा था ना प्रीवियस क्लास में। सो इमेज को कॉम्प्रेस करना है हमने, तो देखेंगे अगर इमेज कॉम्प्रेस नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग है उसमें आप देखिएगा इमेज कंप्रेसर्स कैसे हम यूज़ करते हैं। इतने सारे ऑनलाइन इमेज कंप्रेसर्स हैं जो हमारी 800 किलोबाइट्स की फाइल को 100 में कन्वर्ट कर देंगे, जो हमारी 1 MB की फाइल को छोटा कर देंगे। तो गूगल क्या कहता है, गूगल कहता है कि भाई आपके इमेजेस छोटे होने चाहिए, अगर 100 किलोबाइट से लेकर 200-300 किलोबाइट्स तक हों तो बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा रिकमेंडेशन वो करते हैं 100 किलोबाइट इमेज की। उसके बाद अगला एसईओ फैक्टर क्या है, ऑल्ट। फिर क्या कहता है, कहता है भाई आपका जो ऑल्ट का एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट ऑप्शन को हम बोल रहे हैं, आपका ऑल्ट का जो एट्रीब्यूट है उसमें भी आपका कीवर्ड नजर आना चाहिए। ठीक है, सो हमने देखें इसमें हमारा कीवर्ड क्या बना हुआ है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। सो हमने यहाँ पर वो लिख दिया, हालांकि हम लगा तो तस्वीर रहे हैं, लेकिन ये वाला मैसेज हम किसको दे रहे हैं, ये गूगल को दे रहे हैं कि भाई इस तस्वीर को रैंक करना है आपने किस तरह, इसके साथ आपने इसको रैंक करना है। एक एट्रीब्यूट रह गया जो यहां नहीं है, हाँ गुड, टाइटल। एक और एट्रीब्यूट है टाइटल का भी हमें यूज करना है। टाइटल क्या है, माउस रखें यहां पर आपको पता लग जाएगा टाइटल क्या है। ये मैंने क्रॉस पे माउस रखा, ऊपर क्या लिखा हुआ आ गया, क्लोज लिखा हुआ आ गया, मैं इस पे रखता हूँ, रिस्टोर लिखा हुआ आ गया, मैं इस पे रखता हूँ, मिनिमाइज। तो क्या हो रहा है, माउस ओवर टेक्स्ट आ रहा है। आपने इमेज ओवर टेक्स्ट भी लगाना है, और वो कौन सा टेक्स्ट होगा, कीवर्ड। लेकिन कैसे लगाएंगे, कौन से एट्रीब्यूट के साथ लगाएंगे, टाइटल इक्वल्स टू फिर ब्रैकेट में कीवर्ड। जब हम ये सब कुछ कर लेते हैं, अभी देखिए मैंने कीवर्ड लिखा है, क्या लिखा है जी मैंने, ट्रेंडी वॉचेस इन फ्रांस। एंटर करते हैं जरा, और इसके इमेजेस में जाएं। देखें जरा, पहली रो में जितनी भी तस्वीरें आ रही हैं एक कंपनी की एक ही वेबसाइट से आ रही है। मैंने उस कंपनी का नाम तो नहीं लिखा, मैंने रेनी मॉरस तो नहीं लिखा, मैंने लिखा ट्रेंडी वॉचेस इन फ्रांस। कि भाई फ्रांस में ट्रेंडी वॉचेस किसके पास हैं, तो किसकी वेबसाइट खुली है, ऊपर वाली तरफ देखें, 1 2 3 4 5 6, पहली रो पूरी की पूरी भरी हुई है एक ही वेबसाइट से। इट इज इमेज ऑप्टिमाइजेशन। क्या हम कह रहे हैं, कोई भी बंदा प्रोडक्ट नहीं लिख रहा, कीवर्ड लिख रहा है, इस कीवर्ड के ऊपर हमने रैंक किया हुआ है इस वेबसाइट को। तो कोई भी बंदा ये लिखेगा ट्रेंडी वॉचेस इन फ्रांस, और इवन अगर वो फ्रांस में होगा तो वो इन फ्रांस तो नहीं लिखेगा ना भाई, हम तो इस वक्त लाहौर में बैठे हुए हैं इसलिए मैंने इन फ्रांस लिखा है। जो बंदा फ्रांस में होगा वो लिखेगा ट्रेंडी वॉचेस बस। तो उसको जब इतनी सारी ये इमेजेस एक ही कंपनी की नजर आएंगी तो वो इसको वेट करेगा। ये है वो जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन अभी मैं आपको बता रहा हूँ उसका एडवांटेज। इसके अंदर मैक्सिमम हमने वो वाली इमेज ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई की हुई है जो हम डिस्कस करें। क्या इमेज ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई की है, नंबर 1 इमेजेस को कंप्रेस किया हुआ है, नंबर 2 इमेजेस का नाम कीवर्ड पे रखा हुआ है, दो चीजें हो गई, नंबर 3 आल्ट एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है, नंबर 4 टाइटल एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है, और नंबर 5 ये भी हो सकता है कि हमने इसके इमेज को नेक्स्ट जनरेशन इमेज भी कन्वर्ट किया हुआ है, जो कौन सा था, वेब पी भी बनाया हुआ है। सो जब आप इतने सारे फैक्टर्स अप्लाई करोगे तो जिस किसी एक ने इतने फैक्टर्स अप्लाई किए होंगे वही रैंक करेगा, सब रैंक नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इमेज को अब हमने पूरा केस स्टडी के साथ कंप्लीट किया। नहीं, हमने नंबरिंग नहीं की हुई है, हम तो सबको रैंक कर रहे हैं। और अगर हमें ये लग रहा है कि हमारे पास ये ज्यादा है इमेजेस, मतलब अब देखें ना ट्रेंडी वॉचेस के ऊपर ये सारी वॉचेस उसने कर ली, इसके बाद हो सकता है कि उसका अगला कीवर्ड हो फैशन वॉचेस, लेकिन एक को तो नहीं करना ना भाई,
उसके पास इतनी सारी घड़ियां हैं, वो ये कह रहा है कि भाई मेरी घड़ियों को जो ढूंढते हैं ना लोग, वो ट्रेंडी वॉचेस से ढूंढते हैं, या मेरी घड़ियों को जो लोग ढूंढते हैं वो फैशन वॉचेस से ढूंढते हैं। तो फिर हमने इतनी सारी घड़ियों के ऊपर ये ऑप्टिमाइजेशन की, तो जब हमने इमेज के नाम रखे तो उसके आगे से ट्रेंडी वॉचेस फॉर मैन -01 किया जा सकता है, -02 किया जा सकता है। तो फिर इस तरीके से ये सारी वॉचेस इकट्ठी आएंगी हमारे पास। आप में से कोई पुरानी क्लास का स्टूडेंट तो नहीं बैठा हुआ 5 से 6 वाला? तो आपने कौन सी क्लास पढ़नी है बेटा? 5 से 6 वाली? आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपकी क्लास तो खत्म हो गई है। 5 से 6 आपने कौन सी पढ़नी है? 6 से 7 के 5 से 6? 6 से 7 का। आपको कौन सी ज़्यादा आसान लग रही थी, ये वाली के पीछे वाली? मेरा ख्याल है पीछे वाली। अब उसी को कंटिन्यू करें, ठीक है, इसको नहीं करें आप जो, ठीक है। और तो नहीं कोई स्टूडेंट बैठा हुआ पिछली क्लास का? चलें अब आगे देखें जी, आगे क्या करना है हमने। अब आपको आज मेरा ख्याल है ये पॉइंट्स की शक्ल में भी पता लग गया कि हमने ऑन साइड जो एसईओ कर रहे हैं वो इन फैक्टर्स पे कर रहे हैं, इसलिए हम ये कोडिंग को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। छठा फैक्टर अब हम देखने लगे हैं और वो है लिंकिंग। इसमें हमारे पास आ जाते हैं इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स। लेकिन अभी फिलहाल हम लिंकिंग को समझने लगे हैं, तो इस वक्त जो हमारी डिस्कशन है वो ये है कि लिंक का टैग कौन सा है। भाई लिंक को भी तो आइडेंटिफाई करना है ना। गूगल हमें ये भी कहता है कि आपकी वेबसाइट पे लिंक्स भी होने चाहिए। लेकिन जैसे आप लोग फेसबुक यूज करते हो तो फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, सही है ना। आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन किया होता है आपने, क्यों किया होता है? अपनी कम्युनिटी स्ट्रांग करने के लिए। तो एक्चुअली तो वो भी तो लिंक है ना। इसी तरह गूगल कहता है कि आपकी वेबसाइट भी अगर अकेली होगी तो ये आइसोलेटेड होगी, इसका किसी ना किसी से लिंक तो होना चाहिए, कहीं से तो जब वोट मिल रहा हो। तो इस मकसद के लिए हम लिंकिंग यूज करते हैं। इंटरनल लिंकिंग का मतलब होता है कि वेबसाइट के अंदर से ही लिंक्स हैं, और एक्सटर्नल लिंकिंग का मतलब है कि बाहर से हमारी वेबसाइट लिंक अप है। मिसाल के तौर पर मेरा फेसबुक पेज है, उस पर मैंने एक पोस्ट लगाई है, उस पोस्ट को मैं रीडायरेक्ट करवा रहा हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो वो एक एक्सटर्नल लिंक है जो बाहर से मेरी वेबसाइट पे आ रहा है। इसी तरह मेरी वेबसाइट का होम पेज है, उस पर एक लिंक लगा हुआ है, जब मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे फेसबुक पेज पर चले जाते हैं, तो ये भी एक्सटर्नल लिंक हुआ। अब इसी तरह हमारी वेबसाइट है, उसमें 3 मेन्यूज हैं। होम, भाई वेबसाइट के मेन्यू सबको पता ना, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, गैलरी, सर्विसेज, होता है ना ये सब मेन्यूज। किसी भी वेबसाइट पे मेन्यू सिस्टम देखा हुआ है ना आपने। अब इसको मैं मेन्यू बोल रहा हूं, ये। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई हम होम के पेज पे रीडिंग कर रहे हो, देख रहे हो, यहाँ पर कोई लिंक हो, वो हमें कहाँ ले जाए? गैलरी पे। जब हम गैलरी को विजिट कर रहे हो, वहाँ पर कोई लिंक हो तो वो कहाँ ले आए? होम पेज पर। तो ये क्या हो रहा है, हम वेबसाइट में मूव कर रहे हैं, बाहर तो नहीं जा रहे। तो इस तरह के लिंक्स को क्या बोलेंगे हम? इंटरनल लिंक्स। यानी जो वेबसाइट से बाहर लेकर जा रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं? एक्सटर्नल लिंक्स। अगर हम फेसबुक से क्लिक करके इधर आ रहे हैं तो वो क्या है? एक्सटर्नल लिंक। अगर हम पेज से क्लिक कर, वेबसाइट से क्लिक करके पेज पे जा रहे हैं तो भी एक्सटर्नल लिंक। लेकिन अगर हम होम के पेज से गैलरी पर जा रहे हैं और गैलरी के पेज से होम पर आ रहे हैं और होम के पेज से अबाउट अस पर जा रहे हैं, तो ये कौन से लिंक हैं? ये इंटरनल लिंक्स हैं, ठीक है। तो हम बात किस चीज़ की करने लगे? हम लिंकिंग की। इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि कौन सा टैग होता है। चलो एक काम करते हैं, इसको भी फाइंड कर लेते हैं पहले, फिर इसको यूज करते हैं। जी, आगे पता लग गया कौन सा टैग है? ये सब लोग स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे, सब बताएंगे। हाँ? ए का टैग, हाँ, कौन सा टैग है? एंकर। ए स्टैंड्स फॉर एंकर। इसमें लगेगा एंकर का टैग लगेगा। अब हम एक काम करते हैं, इसके टैग को जरा यहां समझ लेते हैं। ए स्पेस एच एफ इक्वल्स टू, चलो यार मैं किसी और का कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ, मुझे ढूंढना पड़ेगा भाई, डबल कोट्स कहाँ पे हैं इसके।
ए स्पेस href इक्वल्स टू डबल कोटेशन मार्क्स। अब मैं क्या कह रहा हूँ, होम के पेज पर हूँ, अबाउट अस पर जाना चाहता हूँ तो उस पेज का लिंक आ जाएगा। समझाने के लिए फिलहाल मैं ये यूज कर लेता हूँ ताकि आपको जरा कुछ समझ में आ जाए। क्या कहा मैंने कि भाई एक लिंक बनाओ, जब हम इस पर क्लिक करें तो कहां पर चला जाएगा, जियो की वेबसाइट पर चला जाए। अच्छा, अब यानी इसका पहला एट्रीब्यूट कौन सा है, एंकर के टैग का पहला एट्रीब्यूट कौन सा है, href। इसका दूसरा एट्रीब्यूट है टारगेट, और इसके अंदर हम लिख रहे हैं ये मैंने अंडरस्कोर लगाया कीबोर्ड से, एक हाइफन होता है जो सिंपली प्रेस करते हैं और शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर आ जाता है, और यहां हमने लिखा ब्लैंक। टारगेट का क्या मतलब है भाई, हम किसी भी हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं तो वो हाइपरलिंक ओपन होता है, ऐसे ही सम टाइम उसी विंडो में खुलता है और सम टाइम न्यू पेज में खुलता है या न्यू टैब में खुलता है। तो जब न्यू टैब में खुलता है तो ये कौन सा एट्रीब्यूट है, ब्लैंक। जब वो न्यू टैब में खुलता है ये कौन सा एट्रीब्यूट है, ब्लैंक। और जब वो उसी टैब में खुलता है तो ये एट्रीब्यूट है कौन सा, पेरेंट। यानी हमारे पास कौन कितने एट्रीब्यूट्स हुए, ब्लैंक और पेरेंट। ब्लैंक का मतलब न्यू पेज, पेरेंट का मतलब वही वाला पेज। इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट बिहेवियर का मतलब है कि भाई अगर मैं टारगेट यूज ही ना करूं, टारगेट का एट्रीब्यूट ना यूज करें तो इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है पेरेंट, यानी ये इसी पेज पे खुल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इसको उसी पेज पे खोलना हो तो आपको ये मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। ये मेंशन करने की जरूरत कब होगी, जब आप इसको नए पेज पे खोलना चाहते होंगे। एसईओ के पॉइंट से हम रेकमेंड करते हैं कि इसे खुलना चाहिए न्यू पेज के ऊपर, ठीक है। क्यों खुलना चाहिए इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इसका आखिरी एट्रीब्यूट जो हमने यूज करना है वो क्या है, टाइटल। सेम वही बिहेवियर कि भाई आपका जो कीवर्ड है उसको आप यहां पे यूज कर लो। जैसे हमने कहा था ना कि इमेज में कीवर्ड यूज कर रहे हैं रैंक करवाने के लिए, तो यहां पर भी आपका क्या आना चाहिए, कीवर्ड। ये मैं वर्ड कीवर्ड लिख रहा हूं तो कीवर्ड तो नहीं लिखेंगे ना यहाँ पर, सबको पता नहीं यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी प्रोडक्ट या सर्विस कीवर्ड के तौर पर होगी वो लिखेंगे। जैसे अभी मैंने आपको एक दिखाई है सर्विस, क्या थी वो जो लाइव दिखाई है, ट्रेंडी वॉचेस इन फ्रांस, तो वो कीवर्ड है हमारा, तो वो हम यहाँ पे लिखा होगा हमने जी। अब आगे क्या आ गया, बात खत्म हो गई यहाँ पे, इसका मतलब हुआ ये टैग मुकम्मल। अच्छा, अब ये जो एंकर्स होते हैं ये खुलते कैसे हैं, अगर आप किसी वेबसाइट पर जाएं तो उस पर जो हाइपर लिंक्स होते हैं, हाइपर लिंक सबको पता नहीं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये हाइपर लिंक्स ही हैं। हाँ, हाइपर लिंक कैसे खुलते हैं, कोई ना कोई क्लिकेबल टेक्स्ट होता है उन पर। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ ये वेबसाइट है, ये सब क्लिकेबल टेक्स्ट है, एक्चुअली ये सब हाइपर लिंक्स हैं। ये देखिए हैंड बना हुआ है ना इन पे, तो ये सब के सब क्या है, एंकर के टैग्स हैं। लेकिन जो टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये कहलाता है क्लिकेबल टेक्स्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई क्लिकेबल टेक्स्ट हमें लिखना है, कोई ना कोई क्लिकेबल टेक्स्ट हमें लिखना है। वो कहां पे लिखा जाता है, वो एंकर से बाहर लिखा जाता है। मैंने एंकर क्लोज कर दिया ना। क्लिकेबल टेक्स्ट का मतलब क्या है कि भाई किस जगह पे क्लिक करेंगे तो ये हाइपरलिंक ओपन होगा, तो वो भी तो टेक्स्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं सब कुछ ठीक करता हूं लेकिन क्लिकेबल टेक्स्ट लिखता ही नहीं हूं, तो क्लिक के लिए तो कुछ अवेलेबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप तो इसे फॉलो नहीं कर सकते ना इस लिंक को। लिंक को फॉलो करने के लिए क्या जरूरत है, हमें क्लिकेबल टेक्स्ट की जरूरत है। इधर आते हैं, जैसे मैं यहां पर इसका क्लिकेबल टेक्स्ट लिख देता हूं, ये इसका क्लिकेबल टेक्स्ट है, और फिर मैंने साथ में ये लगा दिया, ये क्या है भाई पता नहीं क्या है, क्लोज हो गया।
एंकर का टैग स्टार्ट हुआ, एंकर के टैग को कंप्लीट किया और एंड पे जाकर उसको क्लोज कर दिया। सो एंड पर क्या हो रहा है, एंकर का टैग क्लोज हो रहा है। अब इस फाइल को सेव कर लें। ऑल फाइल्स, क्योंकि मैंने नोटपैड खोला हुआ था तो मैं क्या उसी में कर लेते हैं सेव। एंकर 123.html, इसको सेव करें और देखते हैं कि कहां पर आई है फाइल। जी कहां पर है जी फाइल, ये है, इसे क्लिक कीजिए। नजर आया आपको एंकर? वो तो वैसे ही नजर आ गया ना जो मैंने टाइपिंग की थी, वैसी नजर आ रही है। और ये आपका एंकर का टेक्स्ट नजर आ रहा है आपको, लिखा हुआ है जियो टीवी। अब फॉर एग्जांपल वो जो मैंने जियो टीवी लिखा है, अगर मैंने ना लिखा होता तो इसका तो मतलब आपके पास कोई क्लिकेबल टेक्स्ट ही नहीं था, तो फिर तो हम हाइपरलिंक पे क्लिक भी नहीं कर सकते थे। So, ये कौन सा टेक्स्ट है जो मैंने जियो टीवी लिखा? एक्चुअली ये कौन सा, यहाँ पर मैं क्लिक हेयर भी लिख सकता था, यहाँ पर मैं एबीसी भी लिख सकता हूँ, भाई मेरी चॉइस है ना मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। सो ये वो क्लिकेबल टेक्स्ट है जिससे आपने इस लिंक को फॉलो करना है। लिंक को फॉलो करने के लिए हमारे पास क्लिकेबल टेक्स्ट होना चाहिए। ये भी एसईओ का फैक्टर है कि आपकी वेबसाइट पर लिंक्स होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब लिंक्स की बात हो रही है तो मैं यहाँ आकर देखूंगा कि भाई अगर लिंक्स बने हुए हैं कि नहीं बने हुए। अगर लिंक्स नहीं बने होंगे तो मुझे लिंक्स बनाने हैं, नंबर 1। उसके बाद मुझे ये देखना है कि उनके टाइटल्स ठीक लगे हुए हैं। फिर मुझे देखना है कि उनके क्लिकेबल टेक्स्ट भी ठीक हैं कि क्लिकेबल टेक्स्ट ठीक नहीं है। ठीक हो गया? फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए अगर हम सोचें हम इसको हटा दें यहाँ से, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए मैंने हटा दिया इसको। ये क्या हटाया मैंने? जो क्लिकेबल टेक्स्ट था, एंकर अपनी जगह पर मौजूद है। एंकर में तो मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं की है, एंकर एग्जैक्टली वैसे ही लिखा हुआ है जैसे पहले लिखा हुआ था। जी इसको रीलोड करें, देखते हैं अब क्या होता है। क्या हुआ? इवन ऐसे भी नहीं है कि इनविजिबल हाइपरलिंक हो, ऐसे भी नहीं है ना, यानी उसने हाइपरलिंक ही नहीं बना रहा, नहीं बना रहा ना हाइपरलिंक। सो क्लिकेबल टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस का आपको पता लग गया कि क्लिकेबल टेक्स्ट नहीं होगा तो हाइपरलिंक बेशक बना होगा मगर वो नजर नहीं आ रहा होगा या क्लिकेबल नहीं होगा। लो जी मैंने यहां पर टीवी लिख दिया है और अब इसको सेव कर लें। अब आ गया। अब हमें यह भी आइडेंटिफाई करना है कि भाई कितने हैं। गूगल रिकमेंड करता है कि एक वेबसाइट पर जो एक नॉर्मल साइज की वेबसाइट हो, इसके ऊपर टोटल 100 हाइपरलिंक्स होने चाहिए पूरी वेबसाइट पे, नॉट ऑन सिंगल पेज, पूरी वेबसाइट पे। क्योंकि आपको पता ही है ना कि एक वेबसाइट जो होती है उसमें मेन्यूज भी होते हैं। एक वेबसाइट होती है जो उसका फुटर भी होता है और फुटर पे भी लिंक्स बने होते हैं। उस पर सोशल मीडिया के बटन्स बने होते हैं, वो भी लिंक्स की शक्ल में होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी जगहों पर लिंक्स की ज़रूरत है, चाहे वो इंटरनल लिंक्स हो चाहे वो एक्सटर्नल लिंक्स हो। गूगल रिकमेंड करता है कि आपकी वेबसाइट पे 100 हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि लाजमी हमने सेंचुरी करनी है, मतलब कम भी किए जा सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके हर 2 वर्ड्स के बाद हाइपरलिंक नजर आ जाए। रेलिवेंट होना चाहिए कि आप कुछ पढ़ रहे हो, उसकी डिटेल चाहिए, तो डिटेल के लिए हाइपरलिंक को क्लिक करें तो आप किसी और जगह पे मूव कर दें। एक वेबसाइट है ना विकीपीडिया, वो कैसी वेबसाइट है? हाइपरलिंक्स वाली है ना। वो आप पढ़ना शुरू करते हो, हर एक वर्ड के बाद कोई ना कोई लिंक आ जाता है। तो उस तरह की वेबसाइट तो हमें नहीं बनानी अपनी, क्योंकि हमारी वेबसाइट तो वैसी नहीं है ना। हमारी वेबसाइट एक जनरल वेबसाइट है जो वेबसाइट इंफॉर्मेशन के लिए यूज हो रही है, लेकिन उसकी भी लिंकिंग होनी है। सो वो गूगल हमें रिकमेंड करता है कि 100 तक आप लिंक्स बना लें, फाइन। सो हमने आज ये लिंक्स भी कर लिया। आई होप सो कि हमारे 1-2 टैग्स हैं जो हम कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में कवर अप करें। सो कोडिंग वाला पार्ट सिर्फ इतना है हमारा। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद हमें एक वेबसाइट को थोड़ा सा एडिट करना है। भाई देखिए हम एसईओ सीख रहे हैं। एसईओ का मतलब क्या है? हमें वेबसाइट को रैंक कराना है। तो इसका मतलब हमें वेबसाइट पे काम करना आना चाहिए ना, नंबर 1 पहला क्राइटेरिया तो ये है।
अगर कोई बंदा कहेगा मेरी वेबसाइट की एसईओ कर दो, तो हम उस वेबसाइट को खोल कर करेंगे ना सब कुछ। तो जब हम वेबसाइट को खोलेंगे तो हमें उसमें कुछ चेंजेस करनी है। तो चेंजेस करने के लिए ये हम सीख रहे हैं जो अब आज सीख रहे थे। हमने पूरी वेबसाइट बदल नहीं देनी है। हमने बदलना है टाइटल, हमने बदलना है फेविकॉन, हमने बदलने हैं हेडिंग स्टाइल्स, हमने बदलना है एंकर, हमने बदलना है इमेजेस। यही सीख रहे हैं। बदलने का मतलब क्या है? वो चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। ऐसा नहीं कि नए नए इमेजेस लगाने हैं, उन्हीं को इम्प्रूव करना है। अभी जो आपको मैंने ट्रेंडी वॉचेस दिखाई हैं, उनमें से कोई ऐसा इमेज नहीं है जो मैंने खुद से डिज़ाइन किया है। वो सारे उन्हीं के इमेजेस हैं। उनके फॉर्मेट्स हमने चेंज किए हैं, उनके नाम हमने चेंज किए हैं, उनके साइज हमने रिड्यूस किए हैं, मगर इमेजेस एग्जैक्टली वही हैं जो उनके हैं। सो ये हमारा काम है। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में हम और आगे लेकर चलेंगे।